हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा जो 17 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसको ध्यान में रखते हुए एमपीजीके के इस बुक को कंप्लीट करेंगे। इस बुक के साथ क्या क्या इसके टॉपिक हैं, क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करेंगे। आज के हमारे पहले टॉपिक में आएगा मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में, जिसके साथ में ही प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले सेशन के साथ। सबसे पहले तो इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले हम उसके मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को देखते हैं। सामान्य परिचय को देखने के पहले इसके क्या इस किताब की रूपरेखा है, इस किताब की रूपरेखा को पढ़ते हैं कि इस रूपरेखा में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय आएगा उसके अंतर्गत जैसे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को पढ़ा जाएगा, मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा को, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों को, राज्य के प्रतीक, मध्य प्रदेश को एक दृष्टि में देखेंगे और मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल को देखेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के अंतर्गत हुआ। फिर आता है मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत देखेंगे, तो जिसमें पुरापाषाण काल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति, ऐतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता, पौराणिक कालखंड और महाजनपद काल, मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन वंश, हिंद यवन, शक वंश, कुषाण वंश, नाग वंश, आभीर वंश, बोधि और मग वंश और वाकाटक वंश, गुप्त वंश, औलिकर वंश, परिव्राजक वंश और पांडु वंश, परिवर्ती गुप्त एवं मौखरी वंश के बारे में, कलचुरी, राष्ट्रकूट, चंदेल के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें और भी टॉपिक है, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे, मालवा का परमार वंश, दिल्ली सल्तनत, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के बारे में, निवाड़ में फारूकी शासन, मुगल काल, गड़ा का गोंड वंश के बारे में, तोमर वंश, बुंदेला वंश, बघेलखंड राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के आधुनिक काल के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें होलकर रियासत के बारे में, सिंधिया वंश के बारे में, भोपाल रियासत के बारे में, भोपाल की बेगमों के बारे में, मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए प्रमुख विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के बारे में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका को पढ़ेंगे, झंडा सत्याग्रह को पढ़ेंगे, जंगल सत्याग्रह, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह, चरण पादुका नरसिंहार, पंजाब मेल हत्याकांड, सोहावल का नरसंहार, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अन्य गतिविधियां, भोपाल राज्य की स्वतंत्रता संघर्ष और भोपाल की जलियांवाला बाग और रीवा का चावल आंदोलन के साथ ही इसके इतिहास को फिनिश करेंगे। इसी के साथ ही हम इसकी राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे, जिसमें राजनीतिक स्थिति, राज्य के गठन, राज्य की विधायिका, राज्यपाल, विधानसभा, न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही भौगोलिक संरचना में उसकी भौगोलिक संरचना और भौतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु में पढ़ेंगे, जलवायु में शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, भारत मध्य प्रदेश की उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी और दक्षिण पूर्व क्षेत्र, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मृदा के बारे में भी देखेंगे कि यहाँ किस तरीके की मृदा पाई जाती है। नदियों के प्रवाह एवं अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे कि क्या क्या दिए गए हैं। वन से संबंध एवं वन्य जीव पर्यावरण के संदर्भ में देखेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में भी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण, मध्य प्रदेश की वन नीति, मध्य प्रदेश की वन प्रबंधन और राज्य वन विकास अभिकरण के साथ ही सभी वन से संबंधित टॉपिक को फिनिश करेंगे। अब आता है कि कृषि एवं पशुपालन से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें कृषि विकास दर, कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप, कृषि जलवायु क्षेत्र और फसल क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। फिर इसके बाद आता है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन और मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन से या विद्युत से संबंधित योजनाएं क्या चलाई जा रही हैं, इनके संदर्भ में पढ़ेंगे। उद्योग के संदर्भ में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन एवं संचार के संदर्भ में पढ़ेंगे। आर्थिक नियोजन एवं बजट के बारे में भी पढ़ेंगे, जो इसमें 2021-22 का दिया गया है, जिसको अपडेट करके 2022-23 के बजट को पढ़ेंगे। फिर इसके साथ ही इसमें जब ये टॉपिक फिनिश हो जाते हैं तो इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय को, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा,
चिकित्सा, शिक्षा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या एवं जननांकिकी के बारे में पढ़ेंगे। कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख खेलकूद के बारे में पढ़ेंगे। भाषा एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही प्रमुख व्यक्तित्व, पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में पढ़ेंगे और जिलेवार प्रत्येक का अध्ययन करेंगे और इसके समसामयिकी को भी सॉल्व करेंगे। जो इसमें पुराना रहेगा तो इसको अपडेटेड करके एक सीक्वेंस में कवर अप कराया जाएगा। इसी के साथ ही इस टॉपिक को, इन सब टॉपिक को एक एक करके इस किताब की रूपरेखा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और जो अभी अपडेटेड रहेगा उनको भी ऐड करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है, इनके संदर्भ में पढ़ते हैं और इसी के साथ ही इसका टॉपिक फिनिश होने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे कि क्या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति को जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश भारत के लगभग मध्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसका भारत का नाम भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य में स्थित होने के कारण इसको भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, वैविध्यपूर्ण भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक सौंदर्य एवं व्यापक जैव विविधता का इस प्रदेश को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं भौगोलिक महत्व प्रदान करते हैं। तो इसकी ये प्रमुख स्पेशलिटी है। प्रदेश में भीमबेटका की एवं आदमगढ़ जैसे पुरातात्विक स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कौन से ये प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? भीमबेटका और आदमगढ़ जो पुरातात्विक स्थल है। वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापथ और रेबोत्तर के रूप में किया गया है। तो मध्य प्रदेश का उल्लेख किसमें किया गया है? दक्षिणापथ में और रेबोत्तर में किया गया। वर्तमान मध्य प्रदेश 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती महाजनपद का भाग था, जिसकी राजधानी उज्जैनी और जो वर्तमान में उज्जैन थी उसके संदर्भ में ही दिखाया गया। अब आता है कि मध्य प्रदेश का एक स्थलबद्ध राज्य होने के साथ साथ इसकी सीमा ना तो समुद्र के क्षेत्र को स्पर्श करती हो, ना ही किसी पड़ोसी देश को स्पर्श करती है और यह एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित यह प्रदेश अपनी एक नदियों, उद्गम स्थलों और इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो यहाँ पर नदियों का उद्गम स्थल अधिक होने के कारण इसे नदियों का मायका कहा जाता है। नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, चंबल, सोन आदि नदियाँ न केवल यहाँ की धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा की पोषक होती हैं, बल्कि इन्होंने सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की कृषि और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। मध्य प्रदेश की अब जानते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में कि मध्य प्रदेश के मध्य में अवस्थित यह प्रदेश लगभग आयताकार है। तो मध्य प्रदेश का आकार कैसा है? यह आयताकार है और इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार जो देखते हैं वह 605 किलोमीटर है और इसका पूर्व से पश्चिम की विस्तार क्या है? 870 किलोमीटर है। मतलब ईस्ट नॉर्थ से साउथ की ओर ये 650 है और ईस्ट से वेस्ट की ओर यह 870 किलोमीटर है। प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वह चंबल नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी इसके मध्य में स्थित है। अब आता है इसकी अवस्थिति को देखते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश है जिसमें यहाँ पर राजस्थान से सीमा स्पर्श करता है, यहाँ उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श करता है, यहाँ पर नीचे को यहाँ बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, यहाँ गुजरात से सीमा स्पर्श करता है, यहाँ छत्तीसगढ़ से स्पर्श करता है, इसके साथ ही नीचे महाराष्ट्र से यह सीमा स्पर्श करता है। इसके संदर्भ में इसके जो देखा हुआ है कि यह उत्तर में चंबल नदी प्रवाहित होती है, इसके उत्तर में चंबल नदी और दक्षिण में इसकी ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है और इसके पूर्व में मैकाल पर्वत है तथा पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं। तो इसके पूर्व में मैकाल पर्वत है और इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु के बारे में कि मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु क्या कह रहे हैं कि इसमें पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? मंगलनाथ उज्जैन है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल है। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु में क्या है, जिसमें ये 5 तरीके से है। तो इसमें किसी एक को भी पूछ सकता है, जिसमें पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल और अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर है। अब जानते हैं इसकी अक्षांशीय स्थिति को।
और इसके कुल क्षेत्रफल के बारे में कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में विस्तृत है। तो इसका जो अवस्थिति है वह कैसे है कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.8% कवर अप करता है। तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, और जो क्षेत्रफल कितना कवर अप करता है? 9.38% होता है। अब आता है मध्य प्रदेश की स्थिति को देखते हैं, जिसमें उत्तरी अक्षांश में 26 डिग्री 30 कला से यह मुरैना उच्चतम बिंदु है। इसमें दक्षिणतम बिंदु में 21 डिग्री 6 कला में यह उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जो कि बुरहानपुर में पड़ती है। इसका पूर्वी बिंदु जो है वह सिंगरौली में पड़ता है, जो 82.48 डिग्री कला होता है, जो पूर्वी देशांतर में है। और यह पश्चिमी बिंदु होता है, जो 74 डिग्री 9 कला पूर्वी देशांतर, जो अलीराजपुर में अवस्थित है, इसकी यह स्थिति है। अब जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और इसी के साथ ही दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जिसमें 3,07,713 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो 3 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान द्वितीय नंबर पर आता है। अब देखते हैं कर्क रेखा की स्थिति के बारे में कि कर्क रेखा कितने राज्यों से, कितने जिलों से होकर जाती है, और क्या है कितने जिलों को स्पर्श करती है। कर्क रेखा जो होती है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। प्रदेश को यह 14 जिलों से होकर जाती है, जो कि एग्जाम में का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह कितने जिलों से होकर जाती है। अगर जिले नहीं पूछे जाते हैं तो इसका एक सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि 4-5 ये जिले दे देंगे, उसमें से कौन सा नहीं स्पर्श करता है, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि इस जिलों में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम निम्नवत होता है, जिसमें रतलाम से स्टार्ट करें तो रतलाम, उज्जैन, फिर आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल हैं। तो इसी के साथ ही यह 14 जिलों को स्पर्श करती है। कौन कौन से? रतलाम, इसके पश्चिम से स्टार्ट करें रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, इसके साथ ये 14 जिलों को स्पर्श करती है। अब जानते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में कि भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर जाती है। कि भारत की मानक समय रेखा, जिसे भारत की मध्याह्न रेखा कहा जाता है, जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित होती है, मध्य प्रदेश की एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर जाती है। प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में 34 मिनट का अंतर होने के कारण सिंगरौली को सबसे पूर्व जिला में और अलीराजपुर को सबसे पश्चिमी जिला, जो लगभग आधा घंटे पहले सूर्योदय होता है। तो इसमें 34 मिनट का डिफरेंस है कि इसमें पूर्वी और पश्चिमी जिले में अलीराजपुर और जो पश्चिमी जिला है और सिंगरौली जो पूर्वी जिला है, इसमें 34 मिनट का अंतर है। और ऐसी मध्याह्न रेखा किस जिले से होकर जाती है? सिंगरौली जिले से होकर जाती है। अब आता है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के बारे में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने जिले स्पर्श करते हैं। राजस्थान से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से और गुजरात से कितने जिले स्पर्श करते हैं। जो मध्य प्रदेश के जिले जो संबंधित राज्य से सीमा बनाने वाले कौन से जिले हैं, और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले संबंधित राज्य के जिले कौन से हैं। जैसे सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश के संबंधित राज्य के साथ सीमा बनाने वाली मध्य प्रदेश के जिलों को देखें, जो कि सर्वाधिक है, उसमें भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, जो कि एक बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो इसमें ये आता है। फिर जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले संबंधित राज्य जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जिनमें आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, वांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर आते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। तो राजस्थान में मध्य प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं? मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ है। और इसी के साथ ही जो राजस्थान के कौन से जिले मध्य प्रदेश में स्पर्श करते हैं, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, वारा, सवाई माधोपुर, करेली, धौलपुर है। अब तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के जिले बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर स्पर्श करते हैं। और महाराष्ट्र के जिले नंदुरबार, धुले, जयगांव, बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया यह मध्य प्रदेश से स्पर्श करते हैं। फिर आता है छत्तीसगढ़ जो चौथे नंबर पर है, जिसमें सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, ढिंडोरी, बालाघाट यह छत्तीसगढ़ से स्पर्श करते हैं। और छत्तीसगढ़ के जिले जिसमें बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव यह मध्य प्रदेश से स्पर्श करते हैं। इसी के साथ ही जो गुजरात की न्यूनतम सीमा है वह झाबुआ और अलीराजपुर से लगी हुई है, सिर्फ 2 ही जिलों से लगी हुई है। और इसी तरीके से जो गुजरात की सीमा है वो भी 2 जिले जिसमें दाहोद और छोटा उदयपुर से यह दोनों जुड़ी हुई है, स्पर्श करती है। तो ये 5 प्रमुख जिले हैं जिसकी उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है, और जो गुजरात है सबसे कम है। फिर सेकंड नंबर पर आता है राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़ आता है। तो इसके साथ ही ये 5 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। अब आता है मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, जिसके ये जिले कौन जिले होते हैं अंतर्वर्ती जिले? वे ऐसे जिले होते हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती, उनकी संख्या केवल 17 है। मतलब जो राज्य किसी भी राज्य से यह सीमा स्पर्श नहीं करती है, जो बीच के बीच जिले आते हैं वह 17 है। जिसके अंतर्गत जिलों की संख्या देखते हैं, जिसमें आता है पहले नंबर पर ग्वालियर, फिर धार, शाजापुर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, विदिशा, इंदौर, सीहोर, होशंगाबाद, दमोह, उमरिया, उज्जैन, देवास, भोपाल, हरदा, कटनी इसके अंतर्गत ये है। टोटल 17 जिले आते हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से स्पर्श नहीं करती है। आप जानते हैं कि अन्य तथ्यों के संदर्भ में देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में कि क्या जिलों की स्पेशलिटी है। सबसे पहले देखते हैं सिंगरौली जिले के बारे में कि सिंगरौली जिला एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। तो सिंगरौली जिला कैसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा स्पर्श करता है। फिर आता है झाबुआ जिला जो राजस्थान जो गुजरात की सीमा से स्पर्श किया हुआ है, जो वह राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है। फिर थर्ड नंबर पर आता है बालाघाट जो मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। इसी के साथ ही अलीराजपुर जो महाराष्ट्र और गुजरात के दोनों राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। और फिर मुरैना एवं शिवपुरी जिला जो है वह उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। तो इसमें स्पेशलिटी वाले जिले कौन से हैं, जिसमें सिंगरौली जिला जो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से दोनों राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, झाबुआ जिला जो राजस्थान और गुजरात से सीमा स्पर्श करता है, फिर आता है बालाघाट जिला जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सीमा स्पर्श करता है, फिर आता है अलीराजपुर जो महाराष्ट्र और गुजरात से सीमा स्पर्श करता है, और इसी के साथ ही मुरैना और शिवपुरी जिला जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। इसके साथ ही ये प्रमुख जिले हैं। आप जानते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कि राजकीय प्रतीक के संदर्भ में पढ़ते हैं कि इन प्रतीक की क्या स्पेशलिटी है और इनके क्या वैज्ञानिक नाम है, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले राजकीय चिन्ह के बारे में जानते हैं। जो राजकीय चिन्ह है वह 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं की धान की वालियां और बरगद के वृक्ष को ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है। तो ये गेहूं की वालियां हैं और ये इसका अशोक स्तंभ है जो इसके वालियां दोनों के आकृति के मध्य में गेहूं और धान की वालियां तथा बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ को प्रतीक चिन्ह को संदर्भित किया गया। आप जानते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में जो कि मध्य प्रदेश का बरगद है, जिसमें के वैज्ञानिक नाम फाइकस बेनगेलेंसिस है, जिसका नाम क्या है फाइकस बेनगेलेंसिस, और राजकीय वृक्ष बरगद है। फिर आते हैं अराजकीय पशु के बारे में जो कि वारसिंगा है, जिसका वैज्ञानिक नाम रूसवर्थ डोआउसेली है। फिर जानते हैं राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु दूधराज है, अर्थात यह थ्वाय से शाही बुलबुल कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कीचर इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर आती है राजकीय मछली जो महसीर है, जिसे टोर प्यूटी टोरा कहा गया है। फिर आता है राजकीय पुष्प जो कि सफ़ेद लिली है, जिसे लिलियम कैंडिडम कहा जाता है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख है राजकीय प्रतीक है। आप देखते हैं मध्य प्रदेश को एक दृष्टि में कि मध्य प्रदेश का जैसा अभी एक एक सीक्वेंस वाइज पढ़ा है, इसको एक रिवीजन के तौर पे एक पूरा सीक्वेंस देखते हैं कि इसकी स्थापना से लेकर सभी को एक एक बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 पे। मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है। मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार मध्य प्रदेश का नाम है।
फिर आता है अन्य नाम में आता है मध्य प्रदेश में, जिसमें हृदय प्रदेश, नदियों को मायका कहा जाता है, कोहिनूर प्रदेश, जनजाति प्रदेश, सोया प्रदेश और लघु भारत मध्य प्रदेश के अन्य नाम हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश अपना राज्य दिवस कब मनाता है? यह 1 नवंबर को मनाता है। और राज्य का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ था? यह 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जिससे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था। मध्य प्रदेश की ज्यामितीय आकृति आयताकार है और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल में इसका हिस्सा कितना है? 9.38% इसका कुल हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय स्थान है। और इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 605 किलोमीटर और इसका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 8 से 70 किलोमीटर। चौड़ाई इसकी 870 किलोमीटर की चौड़ाई है और लंबाई में है 605 किलोमीटर। अब इसके प्रत्येक चिन्हों में देखते हैं तो इसमें राजकीय भाषा हिंदी है तथा राजकीय चिन्ह जो है वह 24 स्तूप की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां और बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। राजकीय गान को देखते हैं तो राजकीय गान मध्य प्रदेश का सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। इसके रचनाकार श्री महेश श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने वर्ष 2010 में इसे राजकीय गान दिया हुआ था। अब आता है राजकीय पुष्प के बारे में, जो राष्ट्रीय सफ़ेद लिली है जिसे लिलियम कैंडिडम कहा जाता है। राजकीय पशु बारहसिंघा जो बेडरी प्रजाति का है, उसे रूस वर्ष डुआओ सेली इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर आता है राजकीय पक्षी जो दूधराज या शाही बुलबुल है, जिसे का वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है। राजकीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वैनगेलेंसिस है। फिर देखते हैं कि 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर राजकीय पशु और पक्षी को घोषित किया गया था। तो राजकीय पशु एवं पक्षी को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस के दौर पर इसका नाम घोषित किया गया था। अब जानते हैं इसके राष्ट्रीय मछली के बारे में। यह महासीर है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्यूटी टोरा है, जो 2011 में घोषित है। राजकीय नाट्य माछ है, जो मालवा क्षेत्र का है। राजकीय नेत्र राई है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। राजकीय फसल सोयाबीन है, जो ग्लाइसिन मैक्स है। और राजकीय खेल मलखम्ब है, जो 2013 में घोषित है। राजकीय नदी नर्मदा है। और राजकीय फल आम है, जो मैग्नीफेरा इंडिका इसका राजकीय फल है। अब आता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में। देखते हैं कि प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 हैं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें लोकसभा क्षेत्र में 4 हैं, जो भिंड, टीकमगढ़ और देवास और उज्जैन में यह लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं। इसी के साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें लोकसभा क्षेत्र में 6 हैं, जो कि रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला, बैतूल के 6 लोकसभा क्षेत्र में है। विधानसभा सीटें 231 हैं, जिसमें 230 निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र 47 है। तो इसमें 3547 है। अब जानते हैं इसकी प्रशासनिक संरचना के बारे में। प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में देखते हैं कि राज्य में कुल संभाग 10 है। राज्य में कुल जिले 52 हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का 53वां जिला नागदा प्रस्तावित है। राज्य में कुल तहसीलें 424 हैं, जो जनवरी 2019 तक है। राज्य में कुल विकास खंड 313 है। राज्य में आदिवासी विकास खंडों की संख्या 89 है और नगरों एवं शहरों की संख्या 476 है। और कुल नगर निगम जो है वह 16 है, जिसमें 17वां नगर निगम भिंड और 18वां नगर निगम दतिया प्रस्तावित है और प्रेजेंट में 16 नगर निगम है। राज्य में कुल नगर पालिकाएँ 98 हैं, कुल नगर पंचायत 294 है, कुल जिला पंचायत 52 है और कुल जनपद पंचायत विकास खंड स्तर पर 313 है। इसकी कुछ प्रशासनिक है। फिर देखते हैं कुल ग्राम कितना है? 54,903 इसमें कुल ग्राम है। कुल पुलिस जिले 52 हैं, कुल पुलिस थाने 1117 है। पुलिस कंट्रोल रूम 53 है और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? जबलपुर और इंदौर में। उच्च न्यायालय जबलपुर में है और इसकी खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में इसकी खंडपीठ है। अब जानते हैं कुछ प्रमुख पदाधिकारी के बारे में, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है और मुख्य न्यायाधीश जो जबलपुर हाईकोर्ट में है वह RB मालिमत है।
आप जानते हैं जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को देखते हैं जो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है कि राज्य की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 6%, जिसमें भारत में स्थानीय छठवां आता है और तेलंगाना के गठन के बाद भारत में स्थान इसका 5वां आता है। इसमें कुल पुरुष संख्या कितनी है? 51.79% है और कुल महिलाएं 48.21% है। तो पुरुष 51.279% और महिलाएं 48.21% है। कुल शिशु जो 0 से 6 वर्ष की आयु के हैं वह 1,08,09,395 है। इसी के साथ ही कुल शिशु जो पुरुष में है वह 56,36,176 है और इसमें 51,73,223 इसमें कुल शिशु महिलाओं में है। जनसंख्या की दृष्टि से 10 की वृद्धि 20.35% रही है 2011 की जनगणना के अनुसार और इसमें जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 2.03% रही है। कुल जनसंख्या वृद्धि जो रही है वह 1,22,78,786 रही है और सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिलों में देखते हैं जिसमें सर्वाधिक इंदौर में 32.7% हुई है और सबसे कम अनूपपुर में 12.3% हुई है। जिसमें सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिलों में सबसे पहले आता है इंदौर, फिर आता है झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी। इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी। फिर न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिलों में आते हैं अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट आते हैं। आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है जिसका क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दतिया है जिसका क्षेत्रफल 2,902 वर्ग किलोमीटर है और 2011 के अनुसार है और 2013 के अनुसार आगरमालवा है और जिसका क्षेत्रफल 2,785 और इसी के साथ ही जो 1 अक्टूबर 2018 के बाद से निवाड़ी जो कि एक नया जिला बना हुआ है उसका जो क्षेत्रफल है वह 1,318 वर्ग किलोमीटर है। तो अलग अलग दृष्टि से इसका अलग अलग क्षेत्रफल है। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के बारे में कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में स्थान 17वां है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले में जो घटते क्रम में देखते हैं तो जिसमें आता है भोपाल, फिर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना आता है और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों में आते हैं जो बढ़ते क्रम में है जिसमें ढिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, रायसेन, बैतूल, सिवनी, उमरिया आता है। कुल ग्रामीण जनसंख्या 5,25,57,404 है जो कि 72.4% है और कुल शहरी जनसंख्या 27.6% है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या 15.6% है जिसमें अधिकतम एससी जनसंख्या वाले जिलों को देखते हैं तो जिसमें आता है इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर है और न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिलों में आता है झाबुआ, अलीराजपुर, ढिंडोरी, मंडला और उमरिया आते हैं। ऐसी जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशतता वाले जिलों में देखें तो सर्वाधिक प्रतिशतता वाले जिलों में उज्जैन आता है, फिर उसके बाद दतिया आता है, फिर टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर आता है। फिर इसी के साथ ही ऐसी जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशतता वाले जिलों में देखते हैं तो इसमें झाबुआ 1.7%, फिर आता है अलीराजपुर, फिर मंडला, फिर ढिंडोरी, फिर बड़वानी आता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है। इसी के साथ ही अधिकतम एसटी जनसंख्या वाले जिलों में आते हैं जिसमें धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन आते हैं और इसी के साथ ही न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिलों में आता है भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर आता है। एसटी जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशतता वाले जिलों में कौन से आते हैं? सर्वाधिक प्रतिशतता वाले जिलों में आता है अलीराजपुर जहां पर 89% है और सबसे कम आता है भिंड जो 0.4% है। सबसे पहले तो अधिकतम वाले देखते हैं जिसमें अलीराजपुर सर्वाधिक है जो कि 89% है, फिर इसके बाद आता है झाबुआ, फिर बड़वानी, फिर ढिंडोरी, मंडला आता है और इसी के साथ ही एसटी जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशतता वाले जिलों में आता है भिंड जो कि 0.4% है, फिर इसके बाद आता है मुरैना, फिर दतिया, मंदसौर, उज्जैन इसके अंतर्गत इसके प्रमुख प्रतिशतता वाले जिले आते हैं। अब आता है कि राज्य में लिंगानुपात को देखते हैं जो 1000 पुरुषों पर महिलाएं 931 हैं और शिशु लिंगानुपात जो है वह 918 बालिकाएं 1000 बालकों पर है।
लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों के क्रम को देखते हैं तो वैक्स लिंगानुपात में 20वां आता है और शिशु लिंगानुपात में 21वां स्थान आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात जिले में जिसमें बालाघाट जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है, जिसमें 1021 1000 पुरुषों पर है और इसी के साथ ही न्यूनतम लिंगानुपात में 837 1000 पुरुषों पर यहाँ भिंड में न्यूनतम लिंगानुपात है। जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात जिले में आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर बालाघाट, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला, डिंडोरी, झाबुआ आता है और इसी के साथ न्यूनतम लिंगानुपात जिले में आता है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी आता है। आप जानते हैं राज्य में कुल साक्षरता दर के बारे में। राज्य की कुल साक्षरता दर जिसमें 69.32% है। इसी के साथ ही पुरुष साक्षरता 78.73% है और महिला साक्षरता दर 59.24% है। इसी के साथ ही सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में आता है, जिसमें जबलपुर, फिर आता है इंदौर, फिर भोपाल, फिर बालाघाट, ग्वालियर आता है। इसी के साथ ही न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों में आता है अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार आता है। साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम कितना है? 28वां इसका साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम है। सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुषों में जबलपुर और भोपाल में है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? जबलपुर और इंदौर में, जो कि सर्वाधिक है पुरुषों में। फिर आता है न्यूनतम साक्षरता दर पुरुषों में अलीराजपुर में है। महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता भोपाल में हो और सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर में है, तो पुरुष और महिला दोनों में ही अलीराजपुर में न्यूनतम साक्षरता दर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में आता है, जिसमें इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा है और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में आता है हरदा, उमरिया, श्योपुर, ढिंडोरी और अलीराजपुर आता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों में आता है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट एवं ग्वालियर आता है और इसी के साथ ही न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों में आता है अलीराजपुर, बड़वानी, श्योपुर एवं धार आता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों में आता है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, भिंड, बालाघाट और इसी के साथ ही न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों में आता है अलीराजपुर, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, धार आता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों में भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बालाघाट, ग्वालियर है। इसी के साथ ही न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में आते हैं अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, सिंगरौली। इसी के साथ ही जनसांख्यिकी का ये टॉपिक फिनिश होता है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित धरोहर स्थल के बारे में, जिसमें सबसे पहले देखते हैं भीमबेटका के संदर्भ में कि भीमबेटका की क्या स्पेशलिटी है, कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है। कि भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957-58 में की हुई थी, जिसका इससे क्वेश्चन लास्ट ईयर MPPSC में पूछा गया था कि भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी और इसे 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इसकी प्रमुख स्पेशलिटी है। अब जानते हैं सांची स्तूप के बारे में। सांची स्तूप कहाँ पर है? यह भी रायसेन जिले में है, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी और यूनेस्को द्वारा 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो भीमबेटका को 2003 में और सांची स्तूप को 1989 में विश्व यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। अब आता है खजुराहो के मंदिरों के बारे में कि खजुराहो छतरपुर के जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर का निर्माण 10 से 20 और 11वीं शताब्दी में मध्य में चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था और 1986 में खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया था। तो यह है प्रमुख यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश के। अब आता है यहाँ पर इससे रिलेटेड टॉपिक फिनिश हुआ है और इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जो कि अभी तक फैक्चुअल रहा है। उसको आपको बार बार वीडियो को देखना है, बार बार आप वीडियो देखेंगे, उसी से ही क्वेश्चन याद होंगे। ऐसे क्वेश्चन याद नहीं होंगे कि ये किस तरीके का वो डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस को याद करने के लिए बार बार को आप वीडियो देखिए, तो ये डेटाबेस जल्दी ही आपको तैयार हो जाएगा। और यह इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है कि इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसके बारे में देखते हैं कि मध्य प्रदेश की इसके में पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी स्थिति के विस्तार के संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी स्थिति का विस्तार, जिसमें यह
पहला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी स्थिति का विस्तार के अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है कि 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन आता है कि यह 22 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश से 28 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आता है कि इसमें 23 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 83 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर में स्थित है। या ऑप्शन डी आता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके साथ ही इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि सही है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा हुआ है कि इसके मध्य प्रदेश की उत्तरी स्थिति इतनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का कौन सा स्थान है। तो मध्य प्रदेश देश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय नंबर पर इसका स्थान आता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश के गठन जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था के समय राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना था। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस टाइम पर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वह कितना था, राज्य का कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन ए 4,42,447 वर्ग किलोमीटर, दूसरा 41,86,496 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन आता है 4,43,446 किलोमीटर और ऑप्शन डी आता है 4,02,487 वर्ग किलोमीटर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 4,43,486 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अब क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 13। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 14 जिलों से मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। अब आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सीमा राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों से स्पर्श करती है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए रतलाम से, ऑप्शन बी अलीराजपुर से, ऑप्शन सी नीमच से और ऑप्शन डी झाबुआ से। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा झाबुआ से उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह राजस्थान और गुजरात दोनों से स्पर्श करती है। अब आता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों के बारे में बताइए कि इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है 18 जिले हैं, ऑप्शन बी 17 जिले हैं, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 16। तो इसके साथ ही इसका उत्तर होगा 18, जो कि 18 नहीं, अभी तक हमने इसके अंतर्वर्ती जिले 17 पढ़े हुए हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये चारों ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन सही है। 17 इसके अंतर्वर्ती जिले हैं जो किसी भी राज्यों से सीमा स्पर्श नहीं करते हैं। अब आता है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा की ओर कौन सा राज्य अवस्थित है। इसके साथ ही ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। तो इसके साथ ही इसका उत्तर है महाराष्ट्र से इसकी दक्षिणी सीमा अवस्थित है। अब आता है मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और ऑप्शन डी पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह हृदय प्रदेश की संख्या मध्य प्रदेश को दी गई थी। अब क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य किस घाटी को लेकर विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर किस घाटी को लेकर विवाद चल रहा है दोनों राज्यों में। ऑप्शन ए सोन घाटी को, ऑप्शन बी किरार घाटी को, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी को और ऑप्शन डी मोहनिया घाटी को। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी किरार घाटी को लेकर दोनों ही राज्यों में विवाद चल रहा है। अब आता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन रहे हैं। ऑप्शन ए शांत शांतनु मुखर्जी, ऑप्शन बी अनिल माधव दवे, ऑप्शन सी महेश श्रीवास्तव और ऑप्शन डी सुनील झा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी महेश श्रीवास्तव के द्वारा राष्ट्रीय गान की रचना 2010 में की गई थी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा हुआ है। अब आता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है। ऑप्शन ए 605 किलोमीटर, ऑप्शन बी 870 किलोमीटर, ऑप्शन डी 760 किलोमीटर और ऑप्शन डी आता है 635 किलोमीटर। तो इसके साथ ही इसका उत्तर होगा 605 किलोमीटर इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है जो 605 किलोमीटर है। अब आता है कि मध्य प्रदेश राज्य ने वर्ष 1981 में किसे क्रमशः राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया हुआ था।
ऑप्शन ए बाघ एवं दूधराज को, ऑप्शन बी बारहसिंगा व गौरैया को, ऑप्शन सी बारहसिंगा व दूधराज को और ऑप्शन डी बाघ एवं गौरैया को। तो इसके साथ ही इसका उत्तर होगा बारहसिंगा एवं दूधराज को 1981 में राजकीय पशु एवं पक्षी को घोषित किया गया था। अब आता है क्वेश्चन की भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर जाती है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला वह कौन है। ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सिंगरौली, ऑप्शन सी सीधी और ऑप्शन डी अनूपपुर। तो इसके साथ ही इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सिंगरौली, जो कि इसके सीमा स्पर्श करती है, जो कि इसका ईस्ट वाला पॉइंट है और इसका जो वेस्ट वाला पॉइंट है वह अलीराजपुर है, जिसमें दोनों की सीमा एक दूसरे से 34 मिनट का दोनों में डिफरेंस आता है। यहाँ पर इस टॉपिक के मध्य प्रदेश के परिचय के टॉपिक के साथ साथ इसका यह टॉपिक भी फिनिश होता है और इसके हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए और भी इसी तरीके के सेशन को कंप्लीट करने के लिए और इसी बुक को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।